नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रहा है, जिसपे हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड पे। ठीक है। और ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए है, चाहे आप यूपी पीसीएस दो, चाहे आरओ दो, और चाहे तो यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दो। यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में आजकल देखा जा रहा है कि अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो उन सभी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 18 है। 17 क्लासेस हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसपे हमने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेलिंग सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी पूरा पैटर्न है और बहुत अच्छे से बताया है सारी चीज़ें, एक एक डेट, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है। एक चीज़ और है कि 18वां वीडियो देखने से पहले 17वां नंबर का जो वीडियो है वो देख लेना, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वीडियो, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको। जैसे हम लोगों ने बात किया था चंपारण आंदोलन की, ठीक है ना, इस आंदोलन की बात हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से, इसको कर लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था गांधी जी के निजी सचिव महात्मा किसने कहा, सहयोगी कौन कौन थे, वगैरह वगैरह। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर देखा, क्या था इसका मामला, ठीक है ना, भूख हड़ताल की थी पहला। वैसे बोनस कितना परसेंट मिला था, तो 35% फाइनल हुआ था। खेड़ा आंदोलन, इसमें गांधी जी कब पहुंचे थे, तो डेट पूछी गई है 22 मार्च, कई बार पूछी गई है डेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये तीनों आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन थे, क्या क्या हुआ, और जब वास्तविक किसान आंदोलन आएगा तो क्या करना है, जब प्रथम किसान आंदोलन आएगा तो क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले टर्न पे देख ली थी। अब इसके बाद हम लोग इसी के आगे बात करेंगे, और इसके आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, पूरा ही लिख दें, अधिनियम। अधिनियम, ठीक है। इसी को 1919 का भारत शासन परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको एक चीज, क्या चीज, कि ये जो मॉन्टेग्यू है, देखिए मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको भले पता हो लेकिन ये सब चीजें आती हैं। ये मॉन्टेग्यू, ये मॉन्टेग्यू कौन है, हाँ देखिएगा, ये मॉन्टेग्यू कौन है, ये मॉन्टेग्यू है भारत सचिव, भारत सचिव। ठीक, ये चेम्सफोर्ड कौन है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ठीक है। चेम्सफोर्ड कौन है, ये है गवर्नर जनरल, जी लिख दे रहा हूं, गवर्नर जनरल। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले टर्न पे 1909 का पढ़ा था, ठीक है ना, 2-3 वीडियो के पहले, उस पे आया था मार्ले मिंटो, तो मार्ले कौन था, भारत सचिव, मिंटो कौन था, गवर्नर जनरल। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्या मामला था समझिएगा, क्यों आया, कैसे आया, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। ठीक, इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज क्या कह रहे हैं, अंग्रेज ये कह रहे हैं कि भारतीय हमारा साथ दें। ठीक है, तो भारतीयों को शामिल किया गया इसमें, समझिएगा, भारतीयों को, मैं लिखते भी चल रहा हूं, भारतीयों को शामिल किया। अब भारतीय क्यों शामिल हो रहे हैं, भारतीय इस वजह से शामिल हो रहे हैं कि चलो यार हम शामिल हो जाएंगे तो कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। भाई अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भी कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेंगे ना। तो भारतीयों के
सहयोग के बदले भारतीयों को अच्छा होगा, ऐसे लिख दे। अच्छा होगा, कुछ कार्य मिलेंगे, कुछ जो रूल्स हैं उनको रूल में कमी आएगी, अत्याचार खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सब भारतीय सोच रहे थे। तो भारतीय जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने युवाओं को युद्ध में शामिल होने को कहा। अब गांधी जी, मैंने आपको बताया कि 1918 तक गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ चुकी है। क्यों? चंपारण हो गया तो वहां से किसान मिल गए, अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया तो जितने मजदूर थे वहां से आ गए, और खेड़ा हो गया तो वहां से भी किसान आ गए। ठीक है, तो गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ चुकी है। गांधी जी ने एक ऑर्डर दिया कि युवा शामिल हो जाए, तो शामिल हो गए। ठीक है, अब जैसे ही शामिल होने को कहा तो अंग्रेज खुश हो गए कि भाई, अंग्रेज खुश होंगे कि नहीं होंगे? अंग्रेज खुश हुए कि चले यार, बिना हम ज्यादा फोर्स किए गांधी जी खुद हमारा साथ देना चाह रहे, कोई समस्या नहीं। इसी वजह से अंग्रेज खुश हुए, इसी वजह से गांधी जी को यहां पर क्या हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा? कैसर ए हिंद, समझिएगा, कैसर ए हिंद उपाधि मिली, उपाधि मिली। ठीक है, तो उपाधि क्यों मिली, कैसे मिली, वो मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी यहां पर शामिल होने के लिए कह रहे कि चलो शामिल हो जाओ, युद्ध में साथ दे दो, साथ दे दो, तो अंग्रेज खुश हो गए। अंग्रेज खुश हो गए तो गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दे दी। क्लियर है? अब शामिल हुए, युद्ध हुआ, जो भी है, 1918 तक युद्ध चलता है। अब जब युद्ध चलता है तो भारतीयों ने क्या सोचा था? भारतीयों ने सोचा था कि यार, हम अगर युद्ध में साथ दे रहे हैं तो हमें एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, एक रिटर्न गिफ्ट मिलेगा हमें, है ना? तो रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला, देखिएगा। बदले में, ऐसे लिख दे, बदले में अंग्रेजों ने 1919 का एक्ट दिया। एक्ट दिया किसको? भारतीयों को। अब भारतीयों के लिए ये 1919 का एक्ट में जो बातें थी वो सही थी, गलत थी, उनके फायदे के लिए थी, फायदा ज्यादा था, कम था, वो देखना है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट और लिखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, भाई ये एक्ट कैसे आया वो देखना है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति बनती है, समिति बनी। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति बनी। इसी समिति के जो सदस्य थे वो कौन थे? भूपेंद्र नाथ बसु, ये आ चुका है नाम। ठीक है, एक है चार्ल्स रॉबर्ट, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, मैं ओरली बोल रहा हूं कि मैंने आपको शायद 2-3 वीडियो में पहले बताया है कि होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। उस होम रूल लीग आंदोलन में क्या काम था, क्या क्यों हुआ था? क्योंकि भारत में स्वशासन स्थापित करना था। ठीक है, उसी होम रूल लीग का जो परिणाम था, परिणाम में मैंने आपको बताया था, फाइनल जो परिणाम आया था, परिणाम में मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या घोषणा की थी। तो चेम्सफोर्ड ने, सॉरी, मॉन्टेग्यू की घोषणा की थी। याद है मॉन्टेग्यू घोषणा की थी। और इस घोषणा में उसने कहा था कि हम भारतीयों को एकदम से सारी चीजें नहीं दे सकते, एकदम से दे देंगे कुछ चला ही ना पाएंगे। इस वजह से हम एकदम क्रमिक संवैधानिक शासन देंगे, क्रम के तौर पे, कि धीरे धीरे पहले छोटा पद देंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब एकदम से हम आईएएस दे देंगे, नहीं संभाल पाओगे, है ना? तो पहले छोटा, एकदम पहले जूनियर असिस्टेंट देंगे, फिर लेखपाल देंगे, फिर वीडियो देंगे। इस प्रकार से हम धीरे 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 उनको बड़ा पद देंगे, अर्थात बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे, केंद्र में सीधे सत्ता दे देंगे।
इस वजह से हम क्रमिक देंगे उनको, क्रम के अनुसार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है मॉन्टेग्यू घोषणा की डेट, और मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया भी है। तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 को। भाई 1916, तो 1916 से 17 तक तो होम रूलिंग चला था ना, तो उसी के बाद उन्होंने घोषणा की थी, मॉन्टेग्यू घोषणा की हम क्रमिक संवैधानिक शासन देंगे। किसके प्रश्न पे इन्होंने कहा था, तो रॉबर्ट चार्ल्स रॉबर्ट ने मॉन्टेग्यू से ये प्रश्न पूछा था कि भाई ये जो होम रूलिंग चल रहा है इसमें क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग, तब इसने वो कहा था कि हम क्रमिक देंगे, टेंशन मतलब हम क्रम के अनुसार देंगे, ठीक है। हालांकि इतना डिटेलिंग नहीं आता है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। अब होता क्या है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट समिति बनती है, समिति के सदस्य ये होते हैं। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब, 1918 को, ठीक है। और इसी के आधार पर, इसी समिति के आधार पर 1919 का एक्ट ब्रिटेन में पास हुआ, ठीक है। समझ में आ गया इतनी चीजें। अब हमको देखना है कि क्या क्या चीजें थी, तो हम यहां पे अगर एक हेडिंग डाल लें कि 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो अब हमको देखना है एक एक करके। मैं आपको कुछ चीजें ओरली बता रहा हूं, जैसे प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। समझिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब है कि मैंने बताया ना, ये क्या कह रहे थे, क्रमिक देंगे हम, तो प्रांत में पहले द्वैत शासन, दो शासन, आधा हम देंगे, आधा हम रखेंगे कौन, अंग्रेज, और आधा हम भारतीयों को दे देंगे। तो आधा, अब आप लोग कहोगे यार आधा मिल गया, बड़ी बात है, तो वो आधा मिलने के बाद भी कुछ नहीं मिला, वो देखना है अभी, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। अब जब 1935 आया, क्रमिक, क्रम के अनुसार, तो 1935 में द्वैत शासन, प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। समझ रहे हो कि चलो प्रांतों में आधा आधा भी बांट लो, फिर जाके केंद्र में आपको सीधे आधा मौका दे देंगे, ठीक है। इस हिसाब से क्रमिक संवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की भी स्थापना होती है। हालांकि ये सब पॉलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी में आप ज़्यादा पढ़ोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, लागू है 1909 से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया गया। मतलब अभी तक मुस्लिम थे, तो मुस्लिमों के साथ साथ अब सिखों के लिए भी, और जो ईसाई, भारत में सिख और ईसाई रहते थे, इनके लिए भी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। केवल मुस्लिमों को ही नहीं मिली थी, सिखों को और ईसाइयों को भी मिली थी, वो भी बात करेंगे, ठीक है। और जो भारत सचिव था, भारत सचिव का जो पूरी टीम थी, उसको जो वेतन भत्ता मिलता था वो भी भारत की संचित निधि से मिल रहा था, तो वो अब हटकर केंद्र की संचित निधि से मिलने लगा, ठीक है। तो ये सब कुछ दो चार बातें हैं, इनको देखना है, तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला प्रावधान जो इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के जरिए से वही बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप पॉलिटी में तो पढ़ोगे ही। तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब से, 1919 एक्ट से। क्या था इसमें, इसमें कहा गया, इसमें कहा कि हम भारतीयों को प्रांतों, प्रांत मतलब राज्य, राज्य में आधा शासन देंगे, केंद्र में नहीं देंगे, केंद्र में अभी तक नहीं दिया, ठीक है। केंद्र में किसका है अभी, पूरा पूरा शासन, 100% शासन अंग्रेजों का है, ठीक।
अब यहां पे कुछ समस्या आई, देखो कैसे कि अब जो प्रांतीय सरकार बनी, मैं यहां अच्छे से बता रहा हूं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ये आप समझ जाओगे, आप समझिए। प्रांतीय जो सरकार बनी, तो देखिए यहां पे जो आधा शासन है वो तो अंग्रेजों का है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अंग्रेजों का, अंग्रेजों को आधी पावर है राज्य में, और यहां पे भारतीयों को आधी पावर है, भारतीयों को आधी पावर मिल गई है। अंग्रेजों को जो विषय दिए गए हैं वो है आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, ये थोड़ा शब्द ध्यान रखना कभी कभार आ जाता है। और यहां पे जो भारतीयों को दिया गया है हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। विषय कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो अंग्रेजों को वित्त विभाग, भू राजस्व, सिंचाई, पुलिस, न्यायालय, है ना, और अगर ले ले यहीं पर बात कर लें जैसे कारखाने वगैरह, यही सब है, ठीक है। भारतीयों को क्या दिया गया, भारतीयों को दिया गया शिक्षा विभाग, चिकित्सा, कृषि और जन कल्याण, ये ले लो जन कल्याण। ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो भारतीयों को विषय मिले हैं ये ऐसे विषय हैं कि भाई शिक्षा है तो पैसा लगेगा, चिकित्सा व्यवस्था है तो पैसा लगेगा, कृषि करना है तो पैसा लगेगा, लोगों का कल्याण, जन कल्याण करना है तो पैसा लगेगा। अब पैसा है किसके पास, तो वित्त किसके पास है, अंग्रेजों के पास। भू राजस्व कौन कलेक्ट कर रहा है, अंग्रेज। सिंचाई कौन करवा रहा है, अंग्रेज। पुलिस किसके पास है, अंग्रेज। न्यायपालिका किसके पास है, अंग्रेज। तो अंग्रेजों के पास जो विषय थे वो सभी पावरफुल विषय थे। अब भारतीयों को जो दिया गया वो ऐसे विषय दिए गए, ऐसे विभाग दिए गए जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो अंग्रेजों के विषय पर, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है, जी है, इसको वीटो पावर दे दी गई कि आप कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो कुल मिला के देकर भी कुछ नहीं दिया गया, ये बात थी किसमें, प्रांतीय, प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ था उसमें, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। मतलब कहने का कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पूरा लिख दें, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके साथ, किसके पक्ष में थी, मुस्लिमों को मिली थी। अब मुस्लिमों के साथ साथ ये सिखों को भी मिल गई, सिखों और ईसाइयों को भी मिल गई। कहने का मतलब जो पृथक सीटें थी उनसे भी ये निर्वाचन में भाग ले सकते थे, और इनकी जो पर्सनल रिजर्व सीटें थी उनसे भी ये भाग ले सकते थे, ठीक है। तो ये मामला हुआ इसमें, दो चीजें हो गई। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट, भारत सचिव, भारत सचिव के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटिश राजस्व, ब्रिटिश राजस्व से कर दिए गए, ठीक है। तो भारत सचिव का जो वेतन भत्ता है वो अभी कहां से मिल रहा था, भारत से मिल रहा था, वह बढ़ाकर केंद्र से मिलने लगा, सॉरी ब्रिटिश अपने से ही देने लगे, ठीक है।
तो ये सब कुछ चीज़ें हुई। बाकी जो इक्का दुक्का पॉइंट है वो आप पॉलिटी में देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये पॉलिटी है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के जरिए से पूरा बता दिया है, ठीक। बहुत ज़्यादा अगर हम सीटे वीटे में जाएंगे तो पॉलिटी का भाग हो जाएगा। अब हुआ क्या कि देखो, ये निर्वाचन जो प्रणाली है ये बांट दिया गया, तो सीटें भारतीयों के लिए तो कम हो गई। यहाँ पे जो विषय दिए गए, ये बेकार विषय दिए गए, ये भी भारतीयों के लिए कम हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये है आधे अधूरे, ये आधे अधूरे सुधारों, आधे अधूरे सुधारों का कांग्रेस, ऐसे लिख दें, ये आधे अधूरे सुधारों का कुछ कांग्रेसियों ने समर्थन किया तथा कुछ ने विरोध किया। अब कुछ कांग्रेसी समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, तो फिर से फूट पड़ेगी कि नहीं बनेगी? पुनः फूट पड़ी, पुनः फूट पड़ी। और अलग हो गए कौन? यहाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने एक स्थापना की, किसकी? इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। एक दल बनाया था, ये क्या था? एक टीम थी, एक दल था, ठीक है, कांग्रेस से पृथक होकर। तो यहां तक बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये था 1919 के कुछ प्रमुख बातें। अब आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग, अब आगे हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट, विरोधी सत्याग्रह, ठीक है। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। अब ये क्या मामला था समझिए, इसको भी इसी को फटाफट से खत्म करते हैं आज, ठीक है। अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सेडिसन कमेटी। कब बनाई थी, गठन कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1917 को, 17, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष किसके? सेडिसन कमेटी, सेडिसन है ये। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिडनी रॉलेट। ये एक रिटायर्ड न्यायाधीश थे, ठीक है। सेडिसन कमेटी को ही इसी वजह से रॉलेट कमेटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट थे। रॉलेट कमेटी भी कहते हैं भाई, नाम से भी कमेटी कभी कभी बुलाई जाती है, ठीक है, जो भी उसका अध्यक्ष होता है। जैसे एक ब्रंटलैंड कमेटी आई थी, ब्रंटलैंड आयोग बना था, क्यों? क्योंकि उसके अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, नॉर्वे के शायद, ठीक, स्वीडन, नॉर्वे या स्वीडन के, ऐसी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। और तो ये समझ लेना कि सेडिसन आयोग, सेडिसन कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी ने इसके द्वारा एक कानून का सुझाव दिया जाता है, ठीक है। ये कैसा कानून था कि पुलिस किसी को भी किसी भी कारण से अकारण किसी को भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी, 2 वर्ष तक जेल भेज सकती थी, ये अधिकार दे दिया गया। और जब ये अधिकार दे दिया गया तो भारतीयों ने इसका विरोध भी किया। देखिए,
सुझाव दिया गया कि पुलिस अकारण किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, तो पुलिस अकारण किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी। जब किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी तो भारतीय इसका क्या विरोध करेंगे कि समर्थन करेंगे? विरोध करेंगे। तो भारतीयों ने विरोध किया तो मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू ने इसको क्या बोला? इसको बोला नो अपील नो वकील नो दलील, नो अपील नो वकील नो दलील, डायरेक्ट अरेस्ट। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला? कानून विहीन कानून। ये एक संबोधन था, मतलब एक कोट इन्होंने बोला था। ठीक है, भारतीयों ने विरोध के बावजूद, मतलब भारतीय इतना विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद 1919 को केंद्रीय विधायी परिषद में इसको पास कर दिया गया। किसको? इसी कानून को, विरोध के बावजूद। ठीक, अब भारतीय इतना विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद क्या हुआ है कि 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक बैठक होती है साबरमती में, जिसके गांधी जी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट विरोधी सभा का भी गठन होता है, हड़तालें होती हैं, पूरे भारत में हड़ताल हो जाती है इसी कानून के विरोध में। फिर क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे देखिए, ऐसे लिख दें कि 24 फरवरी, ये पूछा गया प्रश्न है, 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में साबरमती में एक बैठक हुई। ठीक है, इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। दिल्ली में हड़ताल होती है, संपूर्ण भारत में हड़ताल होती है, मार्च और अप्रैल 1919 के करीब। ठीक है, अब होता यह है कि 9 अप्रैल, समझिएगा मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूं, 9 अप्रैल 1919 को यहां पर गांधी जी हैं, पूरे भारत में हड़ताल हो रही है। ठीक है, यहां पे गांधी जी, अब हो क्या रहा है, गांधी जी ये इस समय मौजूद है बंबई में। ठीक है, बंबई में मौजूद है, और ये जाना चाह रहे हैं कहां? ये जाना चाह रहे हैं पंजाब में। पंजाब में, ठीक है, ये कहां जाना चाह रहे हैं? ये पंजाब में जाना चाह रहे हैं। पंजाब में कौन है? पंजाब में स्वागत के लिए कौन रेडी है? स्वागत के लिए रेडी है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सतपाल। ठीक, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल, ये किस लिए तैयार है? ये स्वागत के लिए तैयार है। किसके? गांधी जी। गांधी जी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब गांधी जी निकलते हैं यहां से, और रास्ते में पड़ता है पलवल। पलवल से ही इनको गांधी जी को यू टर्न करवा दिया जाता है, वापस करवाया गया। किसको? गांधी जी को वापस करवा दिया गया। अब गांधी जी जैसे ही वापस होते हैं तो खबर फैल जाती है यहां पंजाब में। क्या खबर फैलती है? खबर क्या फैली कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी अरेस्ट हुए। एक खबर फैलती है, एक अफवाह फैल जाती है। अब जैसे ही ये खबर फैलती है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के नेतृत्व में विशाल जनसभा
पंजाब में आयोजित होती है, जुलूस निकाले जाते हैं। इतने ज़्यादा जुलूस निकाले जाते हैं कि जो ये हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, ये अंग्रेजों को पता लगता है कि यही मेन लीडर है। ठीक है, कौन लीडर है? जो गांधी जी का स्वागत भी कर रहे थे और ये जो जुलूस निकल रहा है इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार, ठीक है, गिरफ्तार किया जाता है। इसी रॉलेट एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार किया जाता है। इनको बताया नहीं जाता क्यों गिरफ्तार किए, क्यों? क्योंकि बताया ना कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, अकारण गिरफ्तार। तो वैसे ही इनको गिरफ्तार किया जाता है। किसको? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को। अब जब दोनों को गिरफ्तार किया जाता है पंजाब में, अच्छा गिरफ्तार किया किसने था? गिरफ्तार किया किसने था? तो माइकल ऑक्टिवियन डायर, या इसको हम ओ डायर बोल दें, ओ डायर। ठीक है, एक है जनरल डायर, एक है ओ डायर। देखिए कंफ्यूजन होती है, एक है जनरल डायर और एक है ओ डायर। अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ओ डायर ने क्या किया? गिरफ्तार किया। किसको? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को। ठीक, अब होता ये है कि भाई मेन सतपाल और सैफुद्दीन ये पंजाब के मेन क्रांतिकारी हैं। अब जब इनको अरेस्ट किया गया तो क्या लोग शांत रहेंगे? क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं शांत रहेंगे। 10 अप्रैल को जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी के विरुद्ध एक जुलूस निकाला, जो ओ डायर के घर ज्ञापन देने जा रहा था। ज्ञापन देने कि भाई इनको छोड़ो, ज्ञापन देने जा रहा था। ठीक है, तो अब ज्ञापन देने जा रहा है तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके। जब नहीं रुके तो बल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया तो भारतीय भी उग्र हो गए। और जब भारतीय उग्र हो गए तो ऐसा लिख दें कि रोकने का प्रयास किया, भारतीयों के साथ झड़प हुई। जब झड़प हुई तो डाक तार, जो डाक तार था वहां का, डाक तार को नुकसान पहुंचाया। 2 अंग्रेज महिलाएं मारी गई। ठीक है, इस घटना के बाद, इस घटना के बाद मतलब काफी व्यापक घटना हो गई थी। इस घटना के बाद 11 अप्रैल को, देखिए क्रम है बिल्कुल, 9, 10, 11, 11 अप्रैल को पंजाब में, पंजाब में मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लगाया गया। मार्शल लॉ का मतलब था कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते आप लोग। ठीक है, अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब होता है 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन। अब बैसाखी का दिन था तो यहां मेला लगा था, मेला। मेला में क्या था? मेला में भाई भीड़ इकट्ठी होगी कि नहीं होगी? भीड़ इकट्ठी हुई, जनसभाएं हुई, वहां पे भी भाषण दिए गए लंबे चौड़े। जब भाषण दिए गए और ओ डायर को बात पता लगी कि यार अभी हमने मार्शल लॉ लगाया है और ये मेला करवा रहे हैं और बड़ी बड़ी जनसभाएं भाषण दे रहे हैं, ओ डायर ने जनरल डायर को कार्रवाई हेतु भेजा। समझिएगा, यहां मैं लिखता हूं कि मेले में
जनसभा हुई, भाषण दिए अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध। ये बात पता लगती है किसको? जनरल ओ डायर को। तो यहां पे गवर्नर 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 ओ डायर ने जनरल डायर को कार्रवाई हेतु भेजा। अब जब कार्रवाई हेतु भेजा तो उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया, गोलाबारी करवा दी। किसने? जनरल डायर ने गोलाबारी करवाई। और जब गोलाबारी करवाई तो हजारों मारे गए। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो सब चीजें। हजारों मारे गए। और ये हम लिख देंगे कि अंग्रेज सरकार ने 379 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन ऐसा था नहीं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये था जलियांवाला कांड। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। अब जलियांवाला कांड जो हुआ, इसकी प्रतिक्रिया में क्या क्या हुआ, ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी कमेटियां बनी, तो वो सब देख लेंगे। जलियांवाला हत्याकांड की प्रतिक्रिया में भारतीयों ने क्या क्या किया, प्रतिक्रिया देखिएगा। पहला, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी। ठीक है, दूसरा कार्य, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, ने त्याग पत्र दिया। तीसरा, गांधी जी ने कहा कि 18 अप्रैल, पहले बात तो गांधी जी ने क्या किया, 18 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह वापस लिया। और अभी तक क्या था कि मतलब जो भारतीय सोच रहे थे, गांधी जी सोच रहे थे कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भी हमको काफ़ी ज़्यादा रियायतें देंगे जो हम चाह रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे वो व्यापारिक मामला हो। लेकिन अब गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों ने भारतीयों का सहयोग का अवसर हमेशा के लिए खो दिया। मतलब अंग्रेजों ने भारतीयों के सहयोग का अवसर हमेशा के लिए खो दिया। ये किसने बोला? गांधी जी ने बोला। ठीक है, अब बात आती है कि चलो ये तो हुआ, जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ, क्या शुरुआत क्या थी, प्रतिक्रिया में क्या क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना। अब इसके बाद कई सारी कमेटियां बनती हैं, अंग्रेज कमेटी बनती है, हंटर कमेटी बनती है, एक तहकीकात कमेटी बनती है, मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष होते हैं, और उसके बाद उधम सिंह का एक रोल आता है, बहुत ही बेहतरीन रोल। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे अगले रन पे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा देखा।
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे कि जो कमेटी बनी थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद, वो और उधम सिंह। ठीक है, तो एक ये पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा और जैसे ही ये पार्ट समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग चलेंगे खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, तो प्रमुख आंदोलन अब शुरुआत होते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।